एआई 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 हर तरफ एआई की ही चर्चा है। फोटो एज एन इनपुट दी, उसमें वो फुल स्लीव कुछ पहने हुए है, लेकिन जब उसने साड़ी में कन्वर्ट की तो हाफ स्लीव उसको पहने हुए दिखाया गया। यहाँ पर एक तिल दिखाया गया, तो वो जान के चौंक गई कि वो तिल एक्चुअली है उसको। तो बोले जब मैंने ओरिजिनल फोटो दी थी उसमें तो तिल दिख नहीं रहा। मैंने अपने हाथ की दोनों ऐसे पिक्चर्स ली, उसको दे दी। मैंने कहा पामिस्ट्री के थ्रू बताओ मेरे बारे में सब कुछ, करेक्टर वरेक्टर। तो उसने बताना शुरू कर दिया कि ये है ये है ये है। लास्ट में बोलता है कि यदि आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ और लोकेशन और टाइम बता देंगे तो मैं और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ। और चैट जीपीटी ने दोनों सिग्नेचर करेक्टर बाय करेक्टर एनालाइज किए और एक 2 पेज की रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट के बाद में कंक्लूड करता है, और ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट, वो करता है कि दोनों सिग्नेचर एक ही व्यक्ति ने किए। लेकिन 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 परप्लेक्सिटी के विकी पेज में क्लियरली लिखा हुआ है कि परप्लेक्सिटी डेटा सोर्स कैसे ट्रेन करता है। उसमें लिखा है कि वो अनऑथराइज्ड क्राउलर्स यूज करते हैं। तो दिल्ली में कुछ मार्केटिंग में चोरी के फूल बिकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन देगा, यहाँ तक ट्रेंड है। फिर बोलेगा मैं उससे तो मैं बता दूं कि कहाँ बिकते हैं। एआई एआई और एआई हर तरफ एआई की ही चर्चा है। सभी को डर है कि नौकरियां छिन जाएंगी, टीचर्स की जरूरत नहीं होगी, डॉक्टर्स की जरूरत नहीं होगी, वकील्स की जरूरत नहीं होगी और इन सब की जगह मशीनें ले लेंगी। आपको क्या लगता है? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, पर एआई की अनदेखी करना नामुमकिन है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओपन एआई, जो कि चैट जीपीटी के निर्माता हैं, उनके मुताबिक 30% लोग एआई का इस्तेमाल पर्सनल वर्क के लिए करते हैं, जैसे कॉलेज या स्कूल का होमवर्क, ऑफिस का वर्क, रिपोर्ट लिखवाना, ग्राफिक्स बनवाना, आर्टिकल लिखना आदि। और 70% लोग एआई का इस्तेमाल करते हैं एज अ सलाहकार। आपका दोस्त अपनी बातें शेयर करते हैं एआई से। तो क्या अब मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी? और थोड़ा सा आगे चलते हैं। भारत में 10 में से 8 साइबर क्राइम एआई की मदद से हो रहे हैं। डीप फेक वीडियो, फोटो, सब कुछ एआई की मदद से जनरेट हो रहा है। तो आज हम एआई और साइबर फ्रॉड्स की दुनिया में हो रहे बदलाव पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं स्टूडियो में देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे जी। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू ध्रुव, हाउ आर यू? बस सर, बहुत अच्छा सर, एक बात बताइए, अभी एक एआई वायरल ट्रेंड हो रहा है जिसमें साड़ी पैटर्न जो है उसके बारे में दिखाया गया है। तो मैम तो साइबर एक्सपर्ट है, क्या उन्होंने भी इस ट्रेंड को फॉलो किया? उन्होंने भी इस पे कुछ मीम्स वगैरह बनाए कि नहीं बनाए सर? देखिए, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट सारे लोग करते हैं, हमने भी किए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं किसी को किसी चीज़ को करने से रोकता नहीं, रादर उसके रिस्क आपको यदि पता है तो फिर आप सेफ़ हैं। प्रॉब्लम है आप बिना रिस्क जाने उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे किसी लड़की ने शायद उस पर साड़ी में अपनी फ़ोटो कन्वर्ट की और उसने जो फ़ोटो एज एन इनपुट दी उसमें वो फुल स्लीव कुछ पहने हुई थी, लेकिन जब उसने साड़ी में कन्वर्ट की तो हाफ स्लीव उसको पहने हुए दिखाया गया जी, और उसको यहाँ पर एक तिल दिखाया गया जी। तो वो जान के चौंक गई कि वो तिल एक्चुअली है उसको। तो बोले जब मैंने ओरिजिनल फोटो दी थी उसमें तो तिल दिख नहीं रहा है, तो फिर इसमें कैसे उसको पता पड़ गया कि मेरी बॉडी पर एआई को कैसे पता चला? तो इसका मतलब है कि इसकी सोशल मीडिया पर जो पिक्चर्स हैं जहाँ पर कहीं शायद वो तिल दिख रहा होगा, वहाँ से सोर्स करके न सिर्फ उसको रिकग्नाइज किया गया कि ये वही फेस है और उसकी बॉडी पार्ट्स को भी रीजनरेट किया गया। तो यदि यह इस हद तक कर रहा है तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि उसको वो सारी चीज़ें भी पता हैं जो शायद आप उसको एक्सप्लिसिटली नहीं बताना चाहते। तो कई बार हम बताते एक्स हैं पर वो वाई एक्सट्रापोलेट कर लेता है, ये बहुत बड़ा खतरा है। तो एआई बेसिकली जितना भी डेटा आपका है जो आप नहीं भी शेयर करे हैं तो उसको भी खंगाल के बताएगा कि ये डेटा आपका कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। शायद आपको याद नहीं होगा बट एआई को याद रहेगा। और मैं एक एग्जाम्पल और दूंगा, मैं भी केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो उसमें एक व्यक्ति है
क्योंकि बड़ा प्रोमिनेंट केस है तो मैं रिवील नहीं करूँगा, बट एक व्यक्ति है जो मेल लिख रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, और जो CEO है वो उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है पर वो बातचीत नहीं कर रहा है, मतलब वो बंदा गायब है, और लेकिन उससे ईमेल आ रही है और वो लगातार ईमेल आ रही है, तो वो थोड़ा प्रेशर में है कि भाई जवाब तो देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने वो मेल चेक की, हेडर की मेल आ कहाँ से रही है, तो पता पड़ा कि ये मेल्स तो इंडिया के बाहर से आ रही हैं, सपोज जर्मनी से और नीदरलैंड से आ रही है। हमने कहा जर्मनी और नीदरलैंड में तो ये बंदा है नहीं, ये बंदा तो यहाँ इंडिया में है। तो फिर पता पड़ा कि ये ईमेल कोई और कर सकता है जिसको इसने ऑथराइज़ किया हो। तो कंपनी ने डिसीजन लिया कि चूंकि ये बंदा संपर्क नहीं कर रहा है और सिर्फ ईमेल कर रहा है, तो हम उसको ईमेल कर देते हैं कि आप हैंड रिटन लेटर दीजिए विद सिग्नेचर, उस बेस पर हम फिर रिप्लाई करेंगे। थोड़ी देर बाद उस बंदे ने हैंड रिटन लेटर विद सिग्नेचर भेज दिया ईमेल पे, और जैसे ही हमने वो सिग्नेचर देखा तो लगा कि जो उस व्यक्ति के पुराने सिग्नेचर हैं उससे सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा, मतलब सिग्नेचर अलग है। तो लॉयर्स ने कहा फिर तो ये 420C का मामला है, फोर्जरी है। इतने में मैंने कहा कि दोनों सिग्नेचर मुझे दीजिए। मैंने दोनों सिग्नेचर लिए, ChatGPT को दे दिए। मैंने कहा मुझे मैच करके बताओ ये एक ही व्यक्ति ने किया है क्या। अच्छा। और ChatGPT ने दोनों सिग्नेचर करेक्टर बाय करेक्टर एनालाइज किए और एक 2 पेज की रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट के बाद में कंक्लूड करता है, और ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, वो करता है कि दोनों सिग्नेचर एक ही व्यक्ति ने किए हैं, लेकिन 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 ये लेकिन में सारा सार है। ये सस्पेंस वहां पे छुपा हुआ है। लेकिन जो दूसरा सिग्नेचर है वो डर और दबाव में कराया गया। अच्छा, ये ChatGPT दे रहा है, मेरे पास रिपोर्ट है। मैंने जैसे देखा मैंने कहा व्हाट, ये कैसे कह सकता है ये। हाँ, मतलब आपके राइटिंग स्टाइल से वो ये भी पहचान रहा है कि आप प्रेशर में है, डर में है, आप पर दबाव है। ये ChatGPT ने लिखा, और जैसे ही हम दोनों ने देखा मैंने कहा यार ये कैसे कोई लिख सकता है, ये तो कोई लैब लिखेगी नहीं। जैसे हम ट्रुथ लैब को भी भेजें या किसी फोरेंसिक लैब को भेजें तो नॉर्मली वो कहते हैं कि मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, या 80% मैच कर रहा है। बिल्कुल। फिर उस बेस पर हम एक लीगल जजमेंट ले लेते हैं। लेकिन ये तो एंगल ही बदल दिया, इसका मतलब ये बंदा किसी के कंट्रोल में। ये चीज़ जो शायद जो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं या जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो छुपाना चाह रहे थे, लेकिन वो उसकी राइटिंग स्टाइल में निकल आई। ये चीज़ आगे इन्वेस्टिगेशन को क्या दिशा देगी, आप समझ रहे हैं, जो आज तक हम लोग उस एंगल पर कभी जा ही नहीं पाते। बिल्कुल। कि बच्चे का जब मान लो हैंड राइटिंग है और मैं उस हैंड राइटिंग को देता हूँ, तो बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, किस डिप्रेशन में तो नहीं है, पीयर प्रेशर में तो नहीं है, वो चीज़ें भी शायद हम निकाल पाएंगे बिकॉज ऑफ योर हैंड राइटिंग स्टाइल। ये जो इंटरेस्टिंग एंगल लगा मुझे AI का, ये अमेजिंग था। फिर मैं और कुछ एग्जाम्पल दूंगा जो AI जहाँ मैंने। पर सर ये कैसे संभव है, मतलब ये तो अगर आप ह्यूमन बिहेवियर के थ्रू सोचेंगे तब भी आप इसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे, तो आर्टिफिशियल क्या इस लेवल पे पहुंच गया कि वो आपके सिग्नेचर, आपका पैटर्न देख के समझ सकता है कि आप किस इमोशंस के थ्रू गुजर रहे हैं? बिल्कुल, यही मैंने ऑब्जर्व किया, तभी तो मैं करूँ। मेरे लिए, हमारे सबके लिए भी बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी। हमें पता था कि शायद वो कह देगा कि मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बात खत्म। शायद ये भी ना कर पाए। और मैं तो टूल का भी नाम ले रहा हूँ क्योंकि हमने जिस टूल को यूज़ किया कोई ऐसा एक्सप्लिसिट टूल नहीं है, तो वेल नोन है, सारे यूज़ कर रहे हैं। फिर मैंने और बताता हूँ, जहाँ मैं फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगा। मैंने अपने हाथ की दोनों ऐसे पिक्चर्स ली, उसको दे दी। ओके। मैंने कहा पामिस्ट्री के थ्रू बताओ मेरे बारे में सब कुछ, करेक्टर वरेक्टर। ओके। तो उसने बताना शुरू कर दिया कि ये है, ये है, ये है। लास्ट में बोलता है कि यदि आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ और लोकेशन और टाइम बता देंगे तो मैं और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ। तो मैंने वो भी बता दिया। क्या मतलब अब ज्योतिषाचार्य की जरूरत नहीं पड़ेगी? अब मैंने सोचा, उसके बाद से कहा फेज की जॉब खतरे में है, सबकी जारी वाली। क्यों? क्योंकि AI आपको इम्प्रेस नहीं कर रहा है। जैसे आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हो, वो कई बार कुछ ऐसी चीजें जरूर बोलेगा जिससे कि वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, क्योंकि वो शायद उसमें एज इट इज नहीं है। जैसे कि मैंने नोटिस किया कि लोग कहेंगे कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं पर आपको रिजल्ट नहीं मिलते। पर ये तो 90% लोगों के साथ होता है। सच होता है यार, लोग आपसे जलते हैं और आप, अब ये चीज सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि यार इस बंदे ने मेरे दिल की बात कर दी। लेकिन AI ऐसा कुछ नहीं बोलता। AI ऐसा बोलेगा ही नहीं। AI सिर्फ वही बोलेगा जो मैथमेटिकली उसकी कुंडली के हिसाब से या उसके पमिस्ट्री के हिसाब से दिखेगा, और वो कारण भी देगा कि चूंकि ये लाइन थोड़ा नीचे है, यदि ऊपर होती। जैसे मैंने फिर सवाल पूछने शुरू किए, एक व्यक्ति का लिया मैंने कहा इसकी शादी कब होगी? अच्छा। तो बोलता है कि ये वाली लाइन थोड़ा ऊपर होती तो जल्दी होती है, नीचे होती तो देर से होती, लेकिन इसकी यहाँ है तो 27 से 30 साल के उम्र में हो जाएगी। ये एग्जैक्ट AI बोल रहा है। आप समझ रहे, आंसर इतना एक्सप्लिसिट है। मैंने अपने बारे में बहुत चीजें बातचीत की, और आई एम श्योर कि शो के बाद लोग अभी तो सर ये तो सर आप देखना शुरू कर देंगे। हाँ,
सर ये तो जस्ट बिगनिंग है, जस्ट बिगनिंग। और आने वाले सालों में तो पता नहीं क्या क्या होगा फिर। एक्चुअली आने वाले सालों में तो शायद आपको ये सब डेटा देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास तो डेटा होगा, और आप ऑलरेडी उससे सिर्फ ऐसी बातचीत करोगे चलते फिरते कि यार ये भी बता दो और वो भी बता दो, वो बताता जाएगा, और मतलब प्रोएक्टिवली बताएगा। वो आपके बारे में पहले से बहुत कुछ जानता होगा। जैसे चैट जीपीटी वॉर्न भी करता है कि देखो ये साइंस वैसी वाली साइंस नहीं है जिसके ऊपर आप क्रिटिकल डिसीजन ले सको, क्योंकि मैथमेटिकल मॉडल्स हैं। तो वो ये बताएगा कि मतलब इट्स नॉट साइंटिफिकली प्रूवन थिंग, बट दीज आर मैथमेटिकली मॉडल्स डिराइव्ड थ्रू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड योर बिहेवियर, साइकोलॉजी एंड प्रिडिक्टिंग अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन बताएगा सब कुछ। बस सर एक बात बताइए, आप तो कहते हैं कि हमें अपना डेटा सेव करके रखना चाहिए क्योंकि डेटा इज़ मनी। अब आपने अपने थंब इम्प्रेशन, अपने पाम इम्प्रेशन दे दिया एआई को, अब ये तो सेव हो गया, कहीं भी मिसयूज हो सकता है और कईयों के साथ हो सकता है ये। आप यदि मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप डेटा सेव करें। मैं पता क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि डेटा तो देखो आपका बाहर चला गया है, आपको ये पता होना ज़रूरी है कि डेटा चला गया। जो लोगों को नहीं पता ना वो लुटते हैं। आपने गिबली ट्रेंड आया, या अभी आप जो जी सर साड़ी ये वाला साड़ी ट्रेंड जेमिनी वाला, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है आप इसको इमेज नहीं दोगे तो उसको इमेज नहीं मिलेगी। आप यदि ऑलरेडी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपनी 1000 पिक्चर्स डाल चुके हैं, तो वो इमेजेस कहीं ना कहीं एआई मॉडल्स में यूज़ हो रही हैं। आप एक काम करना, परप्लेक्सिटी खोलना, परप्लेक्सिटी, और उसको विकी पेज पढ़ना उसका। ओके। तो परप्लेक्सिटी के विकी पेज में क्लियरली लिखा हुआ है कि परप्लेक्सिटी डेटा सोर्स कैसे करता है, कैसे ट्रेन करता है। तो उसमें लिखा है कि वो अनऑथराइज्ड क्राउलर्स यूज़ करता है, स्पूफ्ड क्राउलर यूज़ करता है। स्पूफ्ड क्राउलर का मतलब है पता नहीं कि कौन किसका क्राउलर, और ऐसे अनडिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन को सोर्स करता है। उसमें लिखा हुआ है विकी पेज पे, आप दिखा देना उसको। तो इसका मतलब है कि दे आर ट्राइंग टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट अलाउड टू बी गिवन टू देम, राइट। ये सिर्फ ये नहीं कर रहे होंगे, हर एक एआई मॉडल कर रहा होगा। ऐसे में हम ये कहें कि नहीं हम अपना डेटा बचा लेंगे या नहीं जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम है। रादर हमें स्टेप क्या लेना चाहिए, हमारा जो अप्रोच होना चाहिए कि यार डेटा तो अब चला गया, 20 साल से तो आप कर ही रहे ना सोशल मीडिया यूज़। तो अब आप ये यदि जानते हैं कि आपका डेटा बाहर है तो आप सेफ हैं। यदि आप जानते हैं कि आपकी हर सेकंड की लोकेशन सबको पता है तो आप सेफ हैं। अब आपको कोई बोले कि ध्रुव जी आप 27 तारीख को CNBC स्टूडियो में थे या रेडिसन होटल में थे या यहाँ थे, तो आप चौंकेंगे नहीं। तो मान लो कि आप थे, इसमें कोई नहीं मान लेंगे, आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन सबके पास है जी। आपसे कहा जाए कि आपने 26 तारीख को पिज़्ज़ा मंगाया था, ये वाली जगह पर डिलीवर हुआ था, ये एड्रेस था। अब जिसको नहीं पता कि डोमिनोज का डेटा लीक हुआ है, वो तो चौंक जाएगा। वो कहेगा अच्छा इसको सब कुछ कैसे पता, कौन सा वाला पिज़्ज़ा था, गार्लिक ब्रेड थी और इतना बिल आया था। फिर वो कहेगा सर आपकी तो मॉरिशस की ट्रिप लग गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड देन यू गेट सरप्राइज कि यार इसको पता है तो ये सच्ची होगा। एंड फिर कहेगा सर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, अभी आपको सारा टिकट विकेट बुक करते हैं, एंड देन यू विल फॉलो दो इंस्ट्रक्शन। बट इफ़ यू नो कि नहीं डोमिनोज का डेटा तो लीक हुआ है, तो आपको मजाक मत करो यार। तो ऐसा कर। तो अब आपको ये जानना जरूरी है कि डेटा तो बाहर है। बिल्कुल। जस्ट बिकॉज समबडी इज शेयरिंग सम सेंसिटिव पर्सनल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन विद यू, दैट डजंट मीन दैट यू शुड ट्रस्ट। एज सिंपल एज। आपको सरप्राइज नहीं होना कि अगर आपके बारे में कोई ऐसी बातें शेयर कर दे जो आपको लगे कि सामने वाले को मालूम कैसे है, क्योंकि पता तो होंगी। बिल्कुल। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई जी, मोबीक्विक का केस हुआ। हाँ जी। तो जैसे ही मोबीक्विक केस हुआ तो मेरे ख्याल से 13 या 14 तारीख, 12-13 को ये पैसा निकला, 11 को उनका पैच आया था। 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर 40 करोड़ रुपए निकल गया मोबीक्विक का। 40 करोड़ रुपए? 40 करोड़, और 2500 अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। 11 तारीख को उन्होंने अपना एक पैच अपडेट किया, एक अपडेटेड ऐप रिलीज़ की। जैसे ही वो अपडेट आया उसमें एक वल्नरेबिलिटी थी, 2 वल्नरेबिलिटी थी। एक कि आप किसी भी यूज़र अकाउंट से मर्चेंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जबकि यूज़र अकाउंट में पैसा है ही नहीं। आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी आप पैसा वाले के में दिखेगा और वो विड्रॉ भी कर लेगा। ये कैसे पॉसिबल है? वो सिस्टम, वो जो वॉलेट में जो नंबर्स आते हैं ना, जैसे कि एक और वल्नरेबिलिटी थी, आपको याद होगा नोएडा केस, यूपी पावर कॉर्पोरेशन का एक केस था जिसमें लड़के ने 100 करोड़ का फ्रॉड किया था जी। वो क्या करता था, हम शायद पहले डिस्कस किया, जिसमें कि वो बिल पेमेंट करता था। तो जैसे आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल को पेमेंट करते हो या कहीं का भी, तो जो मेन वेबसाइट है वहाँ से एक सेशन क्रिएट होता है बैंकिंग पोर्टल का। तो बैंकिंग पोर्टल पर जब आप पेमेंट करते हैं
तो वहाँ से पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट आता है कि पेमेंट हो गया। उस एक्नॉलेजमेंट को सबमिट किया जाता है मेन वेबसाइट पर जो इनिशिएट किया था पेमेंट, जहाँ पे सक्सेसफुल, और वहाँ पर वो अपडेट कर देता है कि पेमेंट हो गया, तो आपका बिल जनरेट हो जाता है कि पेमेंट रिसीट आ जाती है। ये प्रोसेस था। अब ऐसे में क्या होता था कि बीच में एक टूल यूज़ हो जाता है वायर शार्क करके, जो इस सेशन के बीच में डेटा मैनिपुलेट कर सकता है इफ़ इट इज़ नॉट इनक्रिप्टेड। तो उस केस में जैसे ही वो पेमेंट इनिशिएट होता था, क्रिमिनल क्या करता था, जीरो बैलेंस अकाउंट से पेमेंट इनिशिएट करता था। अकाउंट में पैसा है ही नहीं, और कहा कि ये 2 लाख का बिल दे दो। ओके। अब 2 लाख का बिल पेमेंट के लिए जाएगा तो फेल हो जाएगा। फेल होगा तो वहाँ से फेल का एक्नॉलेजमेंट आएगा कि फेल हो गया। वो एक्नॉलेजमेंट को पॉजिटिव करता था। अब वो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट करके उसको नहीं, एडिट करके। ओके। जो एक्नॉलेजमेंट आता है वो तो एक एपीआई है ना, तो एपीआई के थ्रू रिस्पॉन्स आया 0 and 1 टाइप, फील्ड को सक्सेस में, उसने सक्सेस में किया। उस सक्सेस को पुश कर देता था यूपीपीसीएल की वेबसाइट में। वहाँ पर अपडेट हो जाता था कि पेमेंट तो हो गया। ओके। वहाँ पर रिसीट आ जाती थी, और अकाउंट में पैसे नहीं पहुँचते थे उनके। अकाउंट में पैसे नहीं है। अब ये पता पड़ेगा जब ऑडिट होगा, जब 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद ऑडिट होगा कि यार ये क्या हो रहा है, कि यार यहाँ तो इतना रिसीविंग दिख रहा है और यहाँ पे है ही नहीं। जी जी जी। 100 करोड़ का फ्रॉड किया था उसने 2 साल के अंदर। तो इसी तरह की कोई वल्नरेबिलिटी थी जिसमें क्या होता था कि आपका इधर पैसा नहीं है। देखिए, आप पहले अपने बैंक से वॉलेट में पैसा डालते हैं, बिल्कुल। वॉलेट में जो पैसा दिख रहा है वो तो एक नंबर ही है ना। यदि वो एडिट कर दिया जाए या वो 0 है और उसके बाद आपने यहाँ से आप पेमेंट किया है, उसका रियलाइजेशन तो तब होगा जब वो बैंक में जाएगा, पर तब तक तो वो एक सिर्फ एक नंबर है जी। तो हुआ क्या, यहाँ से पैसा ट्रांसफर हुआ, यहाँ नहीं था और वहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, बिकॉज वो एक्नॉलेजमेंट शायद पॉजिटिव आ गया, जो भी वल्नरेबिलिटी थी। ऐसे करके 40 करोड़ निकला है और 2,500 अकाउंट में गया है और 48 घंटे में हुआ है। अब इससे 4 चीज़ें समझ में आती हैं। पहला, कि ये क्राइम 48 घंटे में नहीं हुआ है, ये क्राइम पहले से प्रोसेस ये में चल रहा क्राइम 3-4 महीने पहले से प्लान था। ओके। दूसरा, क्योंकि 2,500 अकाउंट एकदम से थोड़ी ना आप तैयार कर लोगे, बिल्कुल सर आपको। और दूसरा, इसमें कोई ना कोई इंसाइडर इन्वॉल्व है, क्योंकि क्रिमिनल को ये कैसे पता कि ये पैच में वल्नरेबिलिटी आने वाली है। ये लोग इतना रेडी हैं कि ऐप अपडेट होती है और एक्सप्लॉइट होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है इनको पहले से बता दिया गया था कि जैसी ही अपडेट होगी उसमें वल्नरेबिलिटी है। तीसरा, हो सकता है किसी ने वल्नरेबिलिटी इंट्रोड्यूस की हो ताकि ओके, ये भी पॉसिबिलिटी थी। बिल्कुल है। ओके। तो मैं इन्वेस्टिगेशन के एंगल दे रहा हूँ कि सबसे देखना चाहिए। और चौथा, जो एक बहुत बड़ी बात है, कि हो सकता है इससे पहले भी हुआ, क्योंकि कब ये अमाउंट कम हुआ इतना या फिर हाँ, पता तब नहीं नजर नहीं आती ना, क्योंकि इतना लार्ज स्केल पे 2,500 अकाउंट प्रिपेयर करके रखना, फिर पैसा क्योंकि छोटा छोटा ही जा सकते हैं मोबी क्विक में, जो अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, पर चूंकि इतने ज़्यादा अकाउंट है तो वो अमाउंट बहुत बड़ा हो गया जी। लेकिन इसको करने के लिए पूरा सिस्टमेटिक रेडीनेस चाहिए कि जैसे ही आएगा हम करेंगे, क्योंकि जब जो बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं ना, ये मॉनिटरिंग करते रहते हैं ट्रांजेक्शंस की, और उसमें कोई एनोमली है तो उसके बेस पर अलर्ट जनरेट करते हैं। बिल्कुल। शॉक होता है उसमें। तो ये तो क्रिमिनल को ही पता था कि हो सकता है 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे के अंदर ये लोग पकड़ लेंगे कि तो गड़बड़ हो रही है। इनको 2 दिन लग गए, ये बात अलग है, लेकिन 1 हफ्ते लग जाता तो 2,000 करोड़ भी हो सकता था। बिल्कुल हो सकता है। सो ये चीज़ इतनी लाइटली नहीं ली जा सकती, और जो मैं एंगल दे रहा हूँ कि इसमें ये संभावना से हम नहीं नकार सकते कि इंसाइडर है, पहले से प्रिपेयर्ड है, 3 महीने से तैयारी चल रही थी, और चौथा कि ये पहले भी हुआ। सर, एक चीज़ दिमाग में आ रही है कि क्रिमिनल्स क्या इतने शातिर होते हैं कि वो हर एक चीज़ को ट्रैक कर रहे होते हैं, जहाँ पे वल्नरेबिलिटी दिखती है और वहीं पे अटैक कर देते हैं? ऐसा भी होता है, और कई बार ऐसा होता है कि इस चीज़ के पैसे होते हैं तो अंदर से वल्नरेबिलिटी बेची जाती है, ओह, इंट्रोड्यूस भी कराई जाती है। ओके। जैसे जितने रैंसमवेयर अटैक हमने इन्वेस्टिगेट किए हैं, ऑलमोस्ट 70% टाइम कोई इंसाइडर इन्वॉल्व होता है। कंपनी के अंदर से कोई बताता है कि, और उसके बाद एक पूरा खेल रचा जाता है। रैंडम नहीं होता, रैंडम होता है पर उस केस में बहुत पहले से रेकी हो चुकी होती है, रिकॉनेसेंस होता है, पता होता है कि इसमें कौन कौन से सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स हैं जिसमें वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं या आ सकती हैं फ्यूचर में। फिर वो पेशेंस का गेम होता है। लेकिन ओके। तो हो सकता है 6 महीने से लोग कोशिश कर रहे हैं और अचानक से एक अटैक हुआ और निकल गया। लेकिन जो इस तरह के अटैक हैं ये तो प्लान्ड लगते हैं। दिस इज मच मोर ऑर्गेनाइज एंड विद इनसाइडर स्ट्रैटेजिक सपोर्ट। इनिशियल क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने राइटिंग पैटर्न की बात करी थी। हाँ जी। तो मैं ये समझना चाहूँगा कि अगर राइटिंग पैटर्न को हम अपने बच्चों के राइटिंग पैटर्न से कंपेयर करें तो क्या हम ये देख सकते हैं कि हमारा बच्चा स्टडी के किस फेज़ में है, क्या सोचता है वो,
और किन बातों में उलझा रहता है, और खासकर मतलब छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पेरेंट्स आजकल बहुत वरीड होते हैं अपने बच्चों को लेकर, तो उस बारे में समझना चाहता हूँ। हो सकता है, देखिए मैंने अभी ट्राई नहीं किया, लेकिन आई एम श्योर कि दिस कैन बी यूज्ड। जितने सिग्नेचर एनालिस्ट हैं जो आपका सिग्नेचर देख के साइकोलॉजी एनालाइज करते हैं, वो पूरी तरह गलत कभी नहीं होते, मतलब वो 70-80% सही ही प्रेडिक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी राइटिंग आपके बारे में बहुत कुछ बताती है, और ये चीज़ यदि एआई के थ्रू किया जाएगा तो एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कुछ मिस कर सकती है, बट एआई विल नॉट नेवर मिस एनीथिंग। तो इसीलिए इस तरह की सारी चीज़ें जो पामिस्ट्री है, कुंडली देखना है, या हैंड सिग्नेचर एनालिसिस है, या जो आप बोल रहे हैं कि किसी की हैंड राइटिंग देखकर उसकी मनस्थिति के बारे में अंदाज़ा लगाना और उसके इंटरेस्ट के बारे में अंदाज़ा लगाना कि क्या हो सकते हैं, बहुत संभव है, ये बिल्कुल होगा। और मेरे ख्याल से एआई का इस्तेमाल इस जगह होगा तो ह्यूमैनिटी को भी थोड़ी और मदद मिलेगी, बिल्कुल। क्योंकि ये नेगेटिव यूज़ नहीं मानता मैं, इसको मानता हूँ कि ये तो ह्यूमनली यदि ये चीज़ें की जाए तो एक बार गलतियाँ हो जाती हैं, पर एआई के थ्रू होंगी तो गलतियों के चांसेस कम हो जाएंगे। अच्छा, वो साड़ी वाली जवाब जो था वो ना थोड़ा गोलमोल रह गया था सर। ठीक है, मैम ने बनाया था, फोटो अपनी अपलोड करी थी कि नहीं करी, ये बताइए। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल आप तो बनाया, खुद साइबर बिल्कुल एक्सपर्ट बनाया हैं। था, बिल्कुल बनाया था। देखिए मैं हर चीज़ ट्राई करता हूँ, सो विद कुमुद, मतलब शी इज़ ऑल्सो इनटू इट, क्योंकि यदि हम ट्राई नहीं करेंगे तो हमें नुएंसेस नहीं मिलेंगे, और नुएंसेस नहीं मिलेंगे तो हम उसके बारे में बता कैसे सकते हैं। यदि मैंने खुद ही वीपीएन यूज़ नहीं किए, सारे वीपीएन यूज़ किए मैंने। अच्छा, हाँ, तो मैं प्रोटॉन वीपीएन, सेक वीपीएन, अल्ट्रा वीपीएन, अर्बन वीपीएन, नॉर्ड वीपीएन, एक्सप्रेस वीपीएन, जितने भी आते हैं सब कुछ, क्योंकि मुझे फिर अब ये पता पड़ जाता है कि सामने वाला क्रिमिनल कौन सा वीपीएन यूज़ कर रहा है, क्योंकि हर वीपीएन के अंदर कुछ ही कंट्रीज़ के फ्री आईपीज़ मिलते हैं, बाकी पेड होते हैं। क्रिमिनल नॉर्मली फ्री यूज़ करते हैं, तो हमें समझने में मदद मिलती है। यदि मैंने खुद यूज़ किया है कि अरे ये पाकिस्तान का आईपी, इसका मतलब है फलाना अर्बन वीपीएन। इस तरह से ये चीज़ें जो आप इवॉल्व कर पाते हो, ये तभी होगी जब आप खुद यूज़ करेंगे। डिस्कॉर्ड यूज़ करेंगे आप, तब तो बता पाएंगे डिस्कॉर्ड के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, या स्नैपचैट के बारे में हमने बात की थी कि क्या साइड इफेक्ट है, आपको यूज़ करनी पड़ेगी। सो एज ए साइबर एक्सपर्ट ऑल्सो, अदरवाइज ऑल्सो, जब तक हम यूज़ ही नहीं करेंगे, मैं कैसे उसके बारे में कमरे में बैठ के कोई चीज़ बोल दूँ और कन्विक्शन के साथ बोल दूँ। तो मैम ने यूज़ किया, डाला, और उनके बाद अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किए गए कि क्या क्या गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, और उसके बाद ही हम कोई ओपिनियन दें और कंक्लूजन करें। मेरे ख्याल से दैट हेल्प्स पीपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अच्छा, डिस्कॉर्ड के बारे में पहली बार मैंने डिस्कॉर्ड ऐप का नाम अपनी बेटी से सुना था। हाँ जी। ठीक है, तो उसने अपने लैपटॉप पे लोड कर रखा था, जस्ट मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उसने मुझे बताया कि डैड इसको हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं आपस में ग्रुप्स में। तो मैंने कहा यार व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकते हो, बाकी और भी ऐप्स हैं उसको यूज़ कर सकते हो, ये क्या भला है। तो उसने कहा नहीं डैड, इसमें ग्रुप्स हैं, इसमें हम बात कर सकते हैं, अपना प्रोग्राम चैट करते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। तो पहली बार मुझे अपने बच्चे से पता चला कि डिस्कॉर्ड भी कोई ऐप है। अच्छा सर, ओपन एआई जो कि चैट जीपीटी के निर्माता हैं, उनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया कि 30% लोग तो एआई को काम के लिए यूज़ करते हैं। कोई रिपोर्ट बनाना है, कोई कुछ भी, कॉलेज का, स्कूल का होमवर्क करना, ऑफिस का काम करना है, और 70% लोग ऐसे हैं जो एआई का यूज़ पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए एक सलाहकार के रूप में करते हैं। पहले सजेशन लेते थे, मम्मी पापा यार दोस्तों से बात करके शेयर करते थे, आजकल लोग एआई से यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक एक्सपर्ट के नाते भी बताइए मुझे कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या हो सकता है। देखिए, पहले तो इंटेलेक्ट को पसंद करता है। अच्छा, आप एक जो फिलॉसफी है कि आपने एक पेंटिंग बनाई और वो पेंटिंग यहाँ लगा दी, अब आप उम्मीद करोगे कोई दूसरा बड़ा पेंटर आए और उसकी तारीफ करे। बिल्कुल, है ना। एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसने कभी ज़िंदगी में पेंटिंग नहीं बनाई और उसके बारे में कितनी तारीफ करके चला जाए, तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, है ना। आपने एक फिल्म बनाई और राजकुमार हिरानी आते हैं और तारीफ कर देते हैं उसकी, तो क्यों यार। बिल्कुल सर, तो उस पर स्टैंप लगता है। तो ये ह्यूमन नेचर है कि हमारी जो सिंकिंग है वो हमारे इंटेलेक्ट या हमसे बेटर वाले इंटेलेक्ट से ही होगी। ये एआई पूरी कर देता है। एआई इतना इंटेलेक्चुअल है कि वो हर टॉपिक पे बात कर सकता है, हर इंफॉर्मेशन है उसके पास, और आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से मैच कर जाता है। जैसे मैं जब एआई इस्तेमाल करता हूँ तो मैं इन्वेस्टिगेटिव ऑपरेशंस कराता हूँ, ये है वैसे खुराफाती है,
तो मैंने देखा कि, और मैंने फिर एक्सपेरिमेंट भी किया। मैं अभी नीरज पांडे जी के ऑफिस में था, जो फिल्म मेकर हैं मुंबई में, तो मैंने उनके संग कुछ एक्सपेरिमेंट करा था। तो बोले मैं तो टाइम नहीं मिलता, मैं तो यूज़ नहीं किया। मैंने कहा सर आज करते हैं ना। ओके। तो हम लोगों ने ऐसे टीवी पे चलाया, एक्सपेरिमेंट करने लगे। तो वो कुछ कुछ बोलते रहे कि स्क्रिप्ट लिखवाओ, ये लिखवाओ, सब किया हमने। फिर मैंने वो वाले सवाल पूछने शुरू किए जो मैं अपने मॉडल से पूछता हूँ, जो मेरा चैट जीपीटी है, और उसने वो जवाब वैसे नहीं दिए, उसने दूसरे तरीके से दिए। जैसे मैंने सवाल अक्सर पूछता हूँ चैट जीपीटी कि मेरा एक फ़ोन छीन के कोई भाग जाए और मैं आयो हूँ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो मुझे सारे तरीके बताओ मैं कैसे फ़ोन ढूंढ सकता हूँ और क्रिमिनल को कैसे पकड़ सकता हूँ। ओके। तो मेरे केस में वो कम से कम 20 तरीके बताता है, उनके केस में उसने सिर्फ 3 तरीके बताए। तो मैंने ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने मेरे से वो ट्रेंड हो चुका है, उसको पता है कि बंदा कितना आगे जाएगा। यदि मैं वो सवाल पूछूंगा तो वो एलैबोरेट कर देता है, क्योंकि आपका प्रॉम्प्ट करने का, आपका पूछने का तरीका वो समझ चुका है। एग्जैक्टली, आपके इंटेलेक्ट के हिसाब से वो इंटेलेक्चुअल आंसर देगा। ओके। उनके लिए फिल्म वाले आंसर दे सकता है यदि वो बहुत आगे तक यूज करते हैं जी, पर इन्वेस्टिगेशन नहीं दे पाएगा। वो धीरे धीरे आप यूज करते रहोगे तो और ट्रेंड हो जाएगा, प्री जो क्या कहते हैं फाइन ट्यून हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज आप देखिए एक ही मॉडल है, लेकिन जो अलग अलग व्यक्ति है वो अलग अलग उसके लिए रिस्पॉन्स कर रहा है। ये मैंने ऑब्जर्व किया। मैंने फिर अपना लैपटॉप खोला, मैंने कहा सर मेरे में तो कुछ और ही देता है, तो कहते हैं तुम्हारा ट्रेंड हो चुका है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं। आपकी इन्वेस्टिगेशन का तरीका हुआ, आपने कहा फोन लेके भाग जाए कोई, तो कैसे पकड़े जाए? तो वो आपको, हाँ, आप पता, और चोर अगर इस तरीके से करे कि मैं फोन लेके भाग रहा हूं और मुझे पुलिस ना पकड़ पाए, तो ये उस तरीके से भी। देखिए नॉर्मली उसमें गार्ड रेल्स होती हैं, वो अच्छा। जैसे वो ऐसा कहेगा ना तो रोकेगा, क्योंकि नहीं नहीं ये इलीगल है। जैसे मैं उससे कहूँ कि ओटीपी चुराने के तरीके बताओ, कि नहीं नहीं ये तो इलीगल है, ऐसे रोक देगा। घुमा फिरा के पूछूंगा तो शायद कुछ कुछ निकालेगा, लेकिन वो इतना अभी कॉन्शियस है, वो एकदम से एक्सप्रेस नहीं बताता कि चोर है तो चलो चोर की भी हेल्प करो। पर वैसे दूसरे मॉडल हैं जो चोर की भी हेल्प करते हैं। लेकिन कई सारी चीज़ें, जैसे कि जब मैंने उससे पूछा जैसे ही वाला सवाल कि चोर कोई फ़ोन लेके भागे तो क्या करूं, तो पहले वो सवाल करेगा कि भाई आप पैदल भागा है, गाड़ी से भागा है, तो फिर वो सीसीटीवी कवरेज निकालिए, सारे पूछेगा आपसे। फिर वो कहेगा कि CIR.sancharsathy.gov.in पर कंप्लेन कर दीजिए, वहाँ पर अपना फ़ोन लॉक कर सकते हैं। मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो इंडिया में आज 99% लोगों के पास नहीं होगी, वो पहला आपको इनपुट देता है। फिर आपको बताएगा यदि आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो ये एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर से ट्रैक कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, उसका सिक्योर कर सकते हैं, उसकी लोकेशन निकल आएगी और सिक्योर मोड में डाल सकते हैं। यदि iCloud के थ्रू, यदि आईफोन है तो iCloud के थ्रू ये कर लें, उससे भी ट्रैक कर सकते हैं। फिर आएगा तो संचार साथी आ गया, ये आ गया, फिर FIR, फिर बताएगा, मतलब बहुत सारे ऑप्शन देगा कि जितने भी स्टेप्स हैं आपके फोन को ढूंढने के हर तरीका बताएगा। 20 के करीब देगा जो मुझे देता है। जो इंटरेस्टिंग है वो देखिए, वो लास्ट में बोलेगा कि देखिए इस तरह के फ़ोन चोरी के मार्केट में बिकते हैं। अच्छा। तो OLX पे भी ढूंढे, ये IMEI आपको मिल जाएगा, क्योंकि OLX में बिक रहा। और मैंने, मुझे अभी ऐसे केसेस आए, लोगों ने कहा साहब मैंने फ़ोन खरीदा था OLX से, पेमेंट कर दिया और वो फिर पुलिस की कंप्लेन आ गई कि तो चोरी का फ़ोन है, जमा करो। अब मैं तो पेमेंट कर चुका हूँ। और दैट हैपेंड विद iPhone। मेरे पास कंप्लेन पड़ी हुई है। तो फिर ये वाली गाइडलाइन देगा कि OLX पर ढूंढ लीजिए। फिर तीसरा देगा कि ये फ़ोन ना आप कहाँ रहते हैं, दिल्ली रहते हैं कि, ऐसे बोलेगा। तो अच्छा। दिल्ली में कुछ मार्केट है जहाँ चोरी के फ़ोन बिकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन देगा। यहाँ तक ट्रेंड है। फिर बोलेगा, मैं उससे फिर बोलेगा कि मैं बता दूं कि कहाँ कहाँ बिकते हैं। तो वो सारे मार्केट की लोकेशन देगा कि गफ्फार मार्केट है, निर्प्लेस है, ये है, वहाँ ये चोरी के फोन बिकते हैं। आप और अंदर जाओगे तो शायद शॉप के नाम भी बता दे। मतलब 2 महीने इतना नहीं किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दिस इज सो फनी कि उसको वो सब कुछ पता है जो पॉसिबल है आफ्टर आपका फ़ोन चोरी होने के, कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़। ये इतना थॉरो है ना कि आजकल जब मैं पुलिस की ट्रेनिंग देता हूँ तो 50% तो AI ही यूज़ करते हैं हम लोग, चाहे वो इमेज एनालिसिस हो, वीडियो एनालिसिस हो, सिग्नेचर एनालिसिस हो, डेटा एनालिसिस हो, IPD एनालिसिस हो, CDR एनालिसिस हो, सोशल मीडिया एनालिसिस हो, सेंटिमेंट एनालिसिस हो। इतना ज़्यादा आसान हो गया है ना। एक मियामी पुलिस के चीफ हैं अरमांडो अगलर करके, उनका कहना है कि 2023 से पहले जब तक वो AI इस्तेमाल नहीं करते थे, जो मर्डर के केसेस थे वो 40% सॉल्व कर पाते थे, और वायलेंट क्राइम के केसेस करीब 50% तक। आफ्टर यूजिंग AI मर्डर के केसेस 70% सॉल्व हो जाते हैं और वायलेंट क्राइम के केसेस 65% करीब सॉल्व कर देते हैं। ये चेंज है जो सिर्फ 2 साल में आया है। सर मेरे 2 प्रश्न हैं इस पे। पहली चीज़ कि हमारी पुलिस कितना AI यूज़ करी, क्योंकि आप पुलिस को ट्रेंड करते रहते हैं, जाते रहते हैं,
और जब आप अगर कंपेयर करेंगे पिछले क्रिमिनल ग्राफ से इस क्रिमिनल ग्राफ में कितना कमी आया है एआई यूज करने के बाद। दूसरी चीज, आपने वो फोन वाली बात बताई थी, अगर मेरा फोन चोरी हो गया, ठीक है, खो गया, ले गया चोर, और सपोज मैं सेकंड हैंड फोन लेने जाता हूं या कोई भी सेकंड हैंड फोन खरीदने जा रहा है, तो क्या प्रिकॉशन करे कि भाई ये फोन चोरी का तो नहीं है जो मैं खरीदने जा रहा हूं? ये दो चीजें। तो पहले तो चोरी का फ़ोन का चेक sancharsati.gov.in पर जाएं। sancharsati.gov.in, उस पर 6 सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं। ओके। पहली सर्विस से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ोन चोरी का है या नहीं। उसमें एक ऑप्शन है, उसमें अपना IMEI नंबर डालेंगे, बताएंगे कि इस फ़ोन की कोई कंप्लेन हो रखी है, कभी ये ब्लॉक हुआ था। जैसे ही फोन आप खरीदते हैं उसके IMEI नंबर जो आता है वो तो आप *#06# करके निकाल भी सकते हैं। वो एक कोड होता है *#06#, उसको डायल करेंगे तो IMEI क्या वो चेंज भी हो सकता है कि ये फिक्स्ड है? होता है, कई बार वो चेंज हो जाता है। अच्छा। कई बार हो सकता है कि वो चेंज हो, लेकिन 80% टाइम नहीं होगा। ये तो भी मैनिपुलेट करना थोड़ा मुश्किल थोड़ा है। मुश्किल होता है। आजकल थोड़ा और टफ होता चला जा रहा है, लेकिन कई सारे फ़ोन हैं, चाइनीज़ फ़ोन है, उसमें हो जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे आईफोन में नहीं होगा, या जो बहुत कॉस्टली एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत सारे फ़ोन हैं जो हो सकता है। उसमें वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जहाँ पर वो एडिट हो जाता है। टूल्स हैं, यहीं गफ्फार मार्केट में हो जाता है, तो लोग दुकान पर जाके करा लेते हैं। वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके बावजूद आप चेक करें। चेक करने से होगा, क्योंकि यदि IMEI नंबर उसका ब्लॉक नहीं है और फिर चेंज हो गया तो फिर वैसे भी आपको दिक्कत नहीं होनी जी। क्योंकि पुलिस तो IMEI नंबर से ट्रैक करेगी ना। यदि IMEI नंबर तो चेंज ही है। हाँ, ये हो सकता है कि जो चेंज हुआ IMEI नंबर, वो IMEI नंबर किसी और क्राइम में ना हो, हाँ, मर्डर के केस में हो, तो आप ज़्यादा बड़े निपट जाएंगे। आप समझ गए, चोरी से सीधा मर्डर में सीधा पहुंच कहीं और बड़ा केस बन जाएगा, क्योंकि चोरी वाले डेटाबेस में तो मिलेगा नहीं वो, लेकिन वो कहीं और उसकी ट्रैकिंग लगी होगी और कल के दिन पुलिस आप तक पहुंच जाए तो बिल्कुल संभव है। दूसरा जो आपने कहा कि AI का इस्तेमाल भारतीय पुलिस कितना कर रही है, तो आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि 19 साल बाद एक ट्रिपल मर्डर का केस सॉल्व हुआ जी, साउथ में, आई थिंक चेन्नई में। तो एक बंदा था जो 3 लोगों को मार के 19 साल पहले भाग गया था और उसके लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। ढूंढा होगा, उसकी फ़ोटो थी, पर वो एकदम से गायब हो गया। 19 साल बाद कोई SP आया और उसने कहा कि यार ये जो केस पड़ा हुआ है, ट्रिपल मर्डर केस, इसको फिर से खोलते हैं। उसने वो बंदे की फ़ोटो ली और AI के थ्रू 19 साल बाद वो कैसा दिखेगा ये जनरेट किया कि हाउ विल इट लुक, और उसके बाद उसको हर एक गेटअप में विद बियर्ड और बाल नहीं है, मूछें हैं, हर चश्मे, बिना चश्मे, गॉगल, हर गेटअप में उसके पिक्चर्स बनाए और फिर कहा गया कि इसको सोशल मीडिया पे ढूंढो। ढूंढ लिया, पौंडीचेरी में कहीं मिल गया, वो अरेस्ट हो गया। ओके। ये पावर है AI की। मतलब उसने 19 साल पहले उसके चेहरे को फिगर आउट कर लिया। 19 साल पहले वाली तो फोटो थी, आज वो कैसा दिखेगा ये हमने जनरेट कर ली। 19 साल पहले वाली तो फोटो है हमारे पास, उसमें पड़ी है फाइल में, पर आज वो कैसा दिखेगा उसको जनरेट करके उसको भी अलग अलग गेटअप में कन्वर्ट किया, फिर उसको सर्च किया तो मिला। इस तरह एक मर्डर का केस था जिसमें बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी, यहीं ईस्ट दिल्ली का था। तो चेहरे पे कुछ ऐसे इतने चोट के निशान थे कि आप पहचान ही नहीं सकते कि महिला कौन है। तो ऐसे में उसकी फ़ोटो ली गई, उसको रीजनरेट किया गया AI के थ्रू और फिर उसकी वीडियो बनाई गई। आजकल क्या है कि आप फ़ोटो से वीडियो बना सकते हैं जी, जिसमें वो थोड़ा सा मूवमेंट कर देता है और उसको हाँ, एक आवाज़ भी दी गई कि पहचानो मैं कौन हूँ, ऐसे करके। और फिर वो वीडियो पूरे एरिया में सर्कुलेट की गई, हर एक सोसाइटी में, RWA में, जहाँ जहाँ पुलिस के नेटवर्क होते। 2 दिन बाद किसी ने पहचान लिया, बॉडी आइडेंटिफाई होती है तो फिर मर्डर केस खुल जाता है। आदमी जो यदि किसी भी मर्डर केस में सबसे पहला काम होता है, ऐसी जहाँ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज होती है, कि बॉडी तो आइडेंटिफाई हो जाए, पूरा प्रॉब्लम वही होती है। वो AI उसमें बहुत हेल्प कर पा रहा है जी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक ही केस था यहीं जिसमें CCTV फुटेज दिया गया था मुझे, उसमें गाड़ी का नंबर साफ नहीं दिख रहा था, तो मैंने पहले इमेज एनहांस टूल होते हैं जो यूफेड वगैरह, उनके थ्रू ट्राई किया कि भाई दिख जाए, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने AI को दिया। कुछ ही पिक्सल्स थे उसमें जो दिख रहे थे, तो मैंने कहा कि बता सकते हो कि गाड़ी का नंबर क्या है, तो उसने मुझे 550 के करीब, 560 के करीब उसने मुझे ऑप्शंस दिए कि इनमें से कोई एक होगा। फिर हमने वो ट्राई किया कि उसमें से कोई गाड़ी वहाँ से गुजरी है, तो कोई भी गाड़ी वहाँ से नहीं गुजरी थी। मैंने दोबारा पूछा कि यार इसमें तो कोई भी नहीं निकली है,
तो उसने और ऑप्शन दिए, 700 के करीब और ऑप्शन दिए कि फिर इसमें से कोई होगा, उसमें से एक थी। सर ये तो मतलब पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं जो आप बता रहे हैं एआई के साथ। एक और चीज़ भी है कि हमारी डे टू डे लाइफ को कितना इम्पैक्ट कर रहा है एआई। और आपने या हमने एक स्टोरी सुनी हुई होगी कि एआई बॉट के मदद से एक आदमी ने अपने फादर की इमेज तैयार करी और उससे कम्युनिकेशन करने लगा। करेक्ट। पर जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ये हमारी लाइफ को कितना इम्पैक्ट करती हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारी लाइफ से चला गया सपोज, और हम उससे अज्यूम करके बात करके ये मेरे फादर हैं, तो हमारी मेंटल इम्पैक्ट को कितना इम्पैक्ट कर रहा है। पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों हो सकता है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग चले जाते हैं और आप इतना उनको मिस करते हैं या इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं कि आपको रिकवरी होने में ही बहुत साल लग जाते हैं। जी। जबकि आप देखा जाए तो उसकी फिजिकल प्रेजेंस से ज़्यादा उसकी इमोशनल प्रेजेंस आपको चाहिए होती है। मतलब कि बंदा आपको, कई बार होता है ना कि आप मुसीबत में और कोई आके बोले कि डोंट वरी मैं हूँ, तो अचानक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार अब तो ये है। बिल्कुल। भले ही वो कुछ कर ना पाए, जैसे उस एज में बूढ़ापे में आदमी क्या कोई ज़्यादा आपकी हेल्प वैसे नहीं, लेकिन उसका होना ही बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होती है। बिल्कुल। उसका नुकसान फ़ायदा दोनों है। एक तो ये है जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप की सस्टेनेंस इस बात पे होती है कि आप उसकी कितनी वैल्यू करते हैं। यदि आप वैल्यू नहीं करते, चाहे वो डेटा हो चाहे रिलेशन, तो वो ख़त्म हो जाता है। आप वैल्यू करते हैं तो आप उसको रिटेन रखते हैं, रोकते हैं और उसके हिसाब से प्रिजर्व करते हैं। जी। यदि एआई की वजह से वो उसके ना होने के बाद भी रहेगा तो फिर आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि उसका कुछ होना तो उसका मेंटल इंटेलेक्ट तो रहेगा ना। जैसे मैं आपका डेटा है और इवेंचुअली वो एआई उसको ट्रेन हो जाए और आप कहीं गोवा में पार्टी कर रहे हो लेकिन मेरे सामने ध्रुव बैठे हुए हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ध्रुव ही तो ले रहा है। मतलब सेम लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, सेम लेवल ऑफ स्मार्टनेस, सब कुछ मेरे सामने ही है। तो एज ए पर्सन शायद मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर मुझे आपकी फिजिकल प्रेजेंस की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो आयरनी खड़ी हो जाएगी सिस्टम में। तो दोनों तरीके से मतलब नुकसान ये है, फ़ायदा ये है कि जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं वो नहीं जाएंगे क्योंकि उनको एक स्ट्रेंथ मिल जाएगी सामने। और ये होगा, हम चाहें ना चाहें, अगले कुछ वर्षों में, मैं जल्दी नहीं तो 10 साल के अंदर ऐसा होगा कि आपके एआई रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ओके। एंड दे विल वर्क फॉर यू। जब एआई एजेंट काम कर रहे हैं तो ध्रुव का एआई एजेंट क्यों नहीं बन सकता जो ध्रुव की तरह ही 50 काम और कर ले। और कई सारे काम हमारे सिस्टम में ऐसे आ जाएंगे जो जहाँ हमें फिजिकल होने की ज़रूरत ही नहीं होगी, जहाँ हमारी अवतार या हमारा जो एजेंट है वही जाके कराएगा। मीटिंग करनी है, नेगोशिएशन करना है, मुझे जाने नहीं है, तुम जाके नेगोशिएट करके डील क्लोज करके आओ। अच्छा। वो जाएगा, नेगोशिएशन करेगा, दोनों बैठेंगे टेबल पे, मतलब एक मेटावर्स एनवायरनमेंट में, वर्चुअल एनवायरनमेंट में, उसका भी रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, ये भी चला जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। और दोनों डिस्कस कर रहे हैं, एक लेवल पर डील क्लोज होगी, सर कराए सर। इट्स पॉसिबल। अच्छा, मैंने अभी कहीं पढ़ा था कि जापान में क्या है कि लोग एआई और रोबोटिक्स पे इतना डिपेंड हो गए हैं कि उन्होंने शादी वादी भी छोड़ दिया, अब रोबोटिक को ही अपना कंपेनियन मान के चलते रहते हैं। तो ये कितना सच है? ये सच है। यूएस में भी ऐसा है। अच्छा। यूएस में भी जो कई सारी ऐप्स हैं, जो डेटिंग ऐप्स होती थी, वो एआई बेस्ड हो गई अब। उसमें क्या होता है कि आप जिससे बात कर रहे हो ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति हो, चाहे वो मेल हो फीमेल, नहीं है वो सिर्फ, पर वो इंटेलेक्चुअली इतना ड्राइव्ड है कि आप उससे जोक कर सकते हो, उससे आप फ्लर्ट कर सकते हो, उससे आप पॉलिटिकल डिस्कशन कर सकते हो, स्पोर्ट्स की डिस्कशन कर सकते हो, हिस्ट्री की डिस्कशन कर सकते हो, साहित्य डिस्कस कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो और वो वैसा ही जवाब देगा जैसा आप एक उस तरह के व्यक्ति से एक्सपेक्ट करते हो। मतलब वन लाइनर भी वो मैटर नहीं करता कि आगे जेंडर क्या है, फर्क नहीं पड़ता। तो और दूसरा क्या होता है कि आप कुछ ऐसी बातें कर पाते हो जो शायद किसी के व्यक्ति सामने इसलिए नहीं करते कि आपको वो जज करता है। बिल्कुल। कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हो जो शायद आप कॉन्शियस हो जाते हो, अनकंफर्टेबल, डर भी फील करते हो। तो इस वजह से वो ज़्यादा हिट है। तो लोग बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। मतलब एआई बॉट्स के संग डेटिंग करना ये बहुत कॉमन हो गया। फिर रोबोटिक्स उसमें ऐड हो जाता है, सो यू गेट अ फिजिकल प्रेजेंस ऑल्सो ऑफ दैट पर्सन, बट अदरवाइज मेंटली इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। इट्स लाइक
और ये है फ्यूचरिस्टिक्स में बहुत सारी इंडस्ट्रीज पैसा पंप कर रही हैं और हर एक डेटिंग ऐप इवेंचुअली विल आल्सो गिव यू दैट सॉर्ट ऑफ कंपेनियनशिप ऑप्शन.